अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मजमूई इश्यूज़ जो पॉलिटिकल भी हैं और जुडिशल भी। सुप्रीम कोर्ट में जो भी समातें जा रही हैं उस दौरान जो भी रिमार्क्स आ रहे हैं वो अपनी जगह अहमियत के हामिल तो हैं, लेकिन ये हफ़्ता क्योंकि 14 मई अब कुछ ही दिन के फासले पर है, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह पर मौजूद है, तो ये हफ़्ता खासी अहमियत का हामिल है। मीनवाइल जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इस पर हुक्म इम्तना भी बरकरार है और इस पर आज जो भी रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए, उनके मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से दिए गए और मुस्लिम लीग नून के वकील या अटॉर्नी जनरल साहब से जो भी मुकालमा हुआ वो भी बहुत अहम है। समाअत अलबत्ता ये 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है और मुल्की सियासत के बहुत से पहलू इस बिल के साथ भी जुड़े हैं, तो 3 हफ्तों के लिए तो समझें कि ये मामला दाखिले दफ्तर हुआ। इस पर जो पार्लियामेंट है उसके इजलास की कार्रवाई की रिपोर्ट तो मांगी गई है, लेकिन लगता नहीं है कि वो इजलास की कार्रवाई जो है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रूबरू रखी जाएगी। मीनवाइल जो सियासी बयानबाजी है वो भी जारी है। सियासी बयानबाजी को शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान उनका तारुफ कराए देते हैं। अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, जबकि हमारे साथ जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा दिफाई तजियाकार हैं, वो भी हमारे शो का हिस्सा हैं। अतर काज़मी और राना मुबशर तो हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद होंगे। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और पार्लियामेंट में हुकूमत क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, इसमें तज़ादात अपनी जगह पर मौजूद हैं और फवाद चौधरी साहब उसकी निशानदही कैसे करें वो देखते हैं। जिन लोगों ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन की है, उन्हें नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप डर क्यों रहे? जब आपने बयान दिए हैं तो आप उस पर कायम रहें। आप सुप्रीम कोर्ट में आके भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आपकी और जो है वो पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देने से हुकूमत नहीं चल सकती। ऐसे में जब बहुत से सवाल अपनी जगह पर मौजूद हों, बॉडी लैंग्वेज और रिमार्क से बहुत से मतलब निकाले जा रहे हों, तो चीफ जस्टिस साहब एक सेमिनार से खिताब करते हुए क्या कहते हैं वो सुन लेंगे। When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us. Please don't say that. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ, and that is how we function. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. चीफ जस्टिस साहब जो फरमा रहे हैं उससे तो यही नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन का जो आइनी लवाज़मात हैं वो पूरे ज़रूर किए जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब की बात से ये बात झलकती है, लेकिन एहसन इकबाल साहब एक और बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्या है? हुकूमत ने जब 2 जजेस की तकर्री का मामला था तो चीफ जस्टिस की मंशा को पेश नज़र रख कर एक कदम पीछे लिया था और उसके पीछे यही ख्वाहिश थी कि हम अदालत के साथ किसी महाजराई में ना दाखिल हों। लेकिन अदलिया ने, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसे हुकूमत की कमज़ोरी से ताबीर लिया और अगर हुकूमत 2 कदम पीछे हटी तो अदलिया 1 कदम आगे और बढ़ गई, तो उसकी वजह से ये तनाव पैदा हुआ है। ऐसे दिखाई दे रहा है एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू से जैसे इनके साथ कोई ब्लफ या हाथ हो गया, कोई डील थी शायद वो पूरी नहीं की गई। एहसन इकबाल साहब जिस तरह बात करें, इंदिया परवेज़ इलाही साहब भी कोई दे रहे हैं, शेख रशीद साहब भी इसी नोयत की बात कर रहे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट अहम है। मुझे 14 मई का असरात नज़र आ रहे हैं जो वकूअ पज़ीर होते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके असरात ऐसे होंगे कि इनकी जो आंखें न बाहर की बाहर निकल जाएंगी। ठीक है जी, आंखें बाहर की बाहर निकल आएंगी। और शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि आखिरी 5 ओवर्स का मैच शुरू हो गया। अतर 15 मई अब सर पर है, 15 मई के बाद आप क्या समझते हैं क्या होगा, किसकी हुकूमत होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि जी चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया इलेक्शंस के हवाले से या फैसले के हवाले से, देखिए ये अदालत का या चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ नहीं है, ये आईनी पोजीशन है। ये इंतखाबात करवाए जाने थे 90 रोज़ के अंदर, जो हुकूमत और उसके दोस्तों की जानिब से उनकी पूरी कोशिश थी कि ये ना करवाए जाए।
तो यहाँ पे अदालत के अंदर कोई भी जज साहब होते, कोई भी सुन रहे होते, कोई भी अदालत ये नहीं कह सकती कि जी आप 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना करवाएं। यहाँ पे इस किस्म का तासुर दिया जा रहा है कि जैसे कि कोई अदालत के अंदर अगर कोई तब्दीली आएगी 2-3 महीने के बाद तो फिर उधर से कोई ऐसा हुक्म आ जाएगा और इंतखाबात 2 साल के लिए मुलतवी हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? कोई भी मोअज़्ज़िज़ जज हो, उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है, और किसी अदालत ने हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। ये मेरी समझ से बालातर है कि हुकूमती शख्सियात क्या कह रहे हैं कि जी हम 2 कदम पीछे हटे और अदालत आगे आ गई। अदालत ने आपको क्या कहा है? अदालत तो 2 सूबों के अंदर इंतखाबात के हवाले से केस है। अदालत कह रही है आप आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत चलाएं और आइन और कानून के मुताबिक जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो निभाएं। अदालत तो आपके किसी काम में कोई रुकावट नहीं डाल रही है। तो यहाँ पे इशू ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात ना हो। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि 14 मई के बाद किसकी हुकूमत होगी, मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान में एक वाज़ेह फैसला करना पड़ेगा कि यहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी होगी या फिर आइन और कानून को हम पीछे रख देंगे और मुफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगे। तो 14 मई उसकी डेडलाइन है। 14 मई के बाद ये नहीं हो सकता कि उसके कोई असरात ना आए। आइदर वे, जिस तरफ मर्जी हम जाएं उसके असरात आने वाले आपकी दहाइयों तक कायम रहेंगे। इसलिए कि अगर अदालत के फैसले को इस तरह ठुकरा दिया जाता है, इस तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो उसके दूर रस नताइज होंगे। फिर कौन अदालतों के फैसले मानेगा? और दूसरी तरफ अगर अदालत का फैसला आप होल्ड होता है, आइन और कानून की फतह होती है, तो ये भी एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि जनाब आप आइन और कानून के साथ मजाक नहीं कर सकते। आप अपनी सियासत जरूर करें, आपने जो कुछ करना आप जरूर करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आपको अपनी सियासत, अपनी हुकूमत, सब कुछ उसके दायरे में रहते हुए करना पड़ेगा। और आखिर में ये जो हुकूमत का मौकिफ है कि जी चीफ जस्टिस साहब या किसी और के कहने के ऊपर हमने ये कर दिया कि 2 जज साहिबान की तकर्री कर दी। पिछले दिनों वजीर कानून फरमा रहे थे कि जी, या एक और मोअज़्ज़िज़ वजीर साहब ने भी उसका जिक्र किया कि जी जनरल बाजवा के कहने के ऊपर ये किया गया। कोई और कह रहा था कि अब ये एक और एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी जस्टिस साहब के कहने के ऊपर किया गया। क्या आप लोग आइन और कानून के मुताबिक भी कोई फैसला करते हैं या किसी के कहने के ऊपर आप सब कुछ कर देते हैं? जी, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि आप देखते कि हुकूमत ने वोट देना है या नहीं देना, जजेस के जो चूज करने का पैनल था उसके अंदर। तो मेरे ख्याल में ये सब अब बहाने हैं। अब देखते हैं कि अब 14 मई को क्या होता है, लेकिन आइन और कानून इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन दिन बहुत कम रह गए हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ आ चुका है कि छपाई का तो काम हो ही नहीं सका, प्रिंट हो ही नहीं सके बैलेट पेपर्स। तो कैसे ये बात मुमकिन बना सकते हैं? चीफ जस्टिस साहब, जनरल साहब आपसे ही रास्ता जान लेते हैं, ऐसा क्या है जिसके होते हुए टकराव भी ना हो और मुनासिब रास्ता भी मिल जाए? चीफ जस्टिस साहब तो ये कह रहे हैं कि अपनी जगह 14 मई का ऑर्डर बरकरार है, और दूसरी तरफ क्या मज़ीद मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश निकल सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात की तरफ अभी और या इसमें से गुंजाइश निकलेगी या कोई बात माने, क्योंकि किसी तरफ से, खास तौर पे हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कोई लचक का मुजाहरा किया जा नहीं रहा। वो बदकिस्मती ये है हमारे पाकिस्तान की कि हुकूमत में हो तो हमारी अपनी तशरीहात हैं, हर चीज़ का हम अपना एक तोजी पेश कर देते हैं आइन और कानून के एक तरफ रख के। हुकूमत से बाहर हो तो हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मैं अगले दिनों एक और बड़ी अहम बात यह है, चाइनीज वजीर खारजा यहाँ पे आए हुए थे, जो पाकिस्तान की, अफगानिस्तान और चाइना की आपस में मीटिंग थी, उसमें उनका जो बयान है बड़ा अहम है बयान। वो उन्होंने भी वही बात की है जो मैं, आप, बशर साहब बार बार ये कर रहे हैं, लेकिन अब बातचीत का वक्त गुजर गया है, दे रही हैं। उसमें एक और चीज भी उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा ये बातचीत का जहां तक ताल्लुक है वो करते नहीं आपस में, सियासतदानों का कहाँ है बात करना, हमारा से ताल्लुक नहीं है। तो मैं समझता ये हूँ ये हुकूमती इत्तेहाद की शिकस्त नहीं होगी, लेकिन शिकस्त कई लड़ाइयाँ हारना शायद फतह से बहुत बेहतर होता है। ये वो लड़ाई है, अगर हुकूमती इत्तेहाद बहुत पहले हारने का फैसला कर लेता तो आज बहुत सारे मसाइल उनके वैसे भी हल हो चुके होते। आप लड़ाई कर किससे रहे हैं? आप लड़ाई उस डॉक्यूमेंट से कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर हम सब यहाँ मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर हमारी सुप्रीम कोर्ट है, तमाम इदारे उस आइन के तहत ही मौजूद है ना। क्या अगर वो आइन इन्फोर्स ना होता तो क्या ये हमारी पार्लियामेंट वजूद में आ सकती थी? तो पार्लियामेंट का अपना वजूद आइन के मरहून मिन्नत है। ये पार्लियामेंट को ये बात समझनी पड़ेगी, पार्लियामेंट को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि मेरे मुल्क की इज्तिमाई दानिश इतनी
कम ज़र्फ नहीं हो सकती, इतनी उनकी सोच लिमिटेड नहीं हो सकती कि वो अपने छोटे से दायरे से बाहर ना निकल सके। वक्त ये है, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बेखैर हफ्ते 10 दिन छुट्टियां जो गुजार के गए हैं वापस आ गए होंगे, तो उनको सिर्फ एक फैसला करना है कि आइन कानून जो कहता है हम उस पर अमल करना है। असम्बली में तकरीर करनी कर ली, दिल की भड़ास निकाल ली, लेकिन अल्टीमेटली होना वही चाहिए जो पाकिस्तान का आइन कह रहा है। ठीक है, 14 मई की डेट नहीं हो सकी, लेकिन अगर हुकूमती इत्तेहाद आज भी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाए, और हटना पड़ेगा उनको, वरना बहुत नताइज आइदर वे बहुत संगीन होंगे पाकिस्तान के लिए भी और हुकूमती इत्तेहाद के लिए, बाकी सब के लिए भी। एक तरफ IMF हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, बजट का हमें पता नहीं बनेगा कैसे बनेगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, सियासी अबतरी अपने अरूज पर है। इस सारे माहौल को ठीक किसने करना है? ये हुकूमती इत्तेहाद का सबसे बड़ा फर्ज ये है। अगर वही फर्ज अदा कर दे तो मैं आज यकीन दिलाता हूं उनको कि बहुत सारे वोट जो उनके खिलाफ जा रहे थे वो आज उनकी तरफ आ सकते हैं। इसमें इसलिए आ सकते हैं कि अगर वो आप मुसालिहाना रवैया अख्तियार करते हैं और आइन और कानून के सामने सर तस्लीम खत्म कर देते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम भी ये सोचेंगे कि क्या इनके बारे में हमें और इनको एक और मौका देने के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि दिस इज द ओनली वे आउट, और कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आप इस टकराव से बच सके। और अगर उनका ख्याल ये है कि और कुव्वत आके उनको बैठाएगी, और कुव्वत को आना नहीं चाहिए, वो पीछे हट कर बैठ गए हैं, उनको पीछे रहने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम करें, ये सियासतदानों का काम है, ये इम्तिहान है पाकिस्तान के सियासतदानों का, जिसमें वो मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। और ये फैसले की घड़ी है और इसके लॉन्ग टर्म असरात होंगे। जुनैद साहब के बकौल राना साहब, शहबाज शरीफ साहब ट्रिप पर थे जब अहम विजिट हुए, चाइनीज़ मिनिस्टर हमारे यहाँ आए, और इसके अलावा बिलावल साहब का दौरा भारत भी अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है। यानी कि ग्लोबली इसके ये जितने विजिट्स हैं उनके इम्पैक्ट्स तो आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से भी ये विजिट्स खासे अहम हैं और इसमें उनकी स्टेटमेंट के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। शहबाज शरीफ साहब वहाँ जो मुलाकातें कर रहे हैं उसमें जो फैसले हो रहे हैं, यानी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही नहीं, इस गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को असर्ट करना पड़ेगा और अपना फैसला जो है असर्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा राना साहब, सुप्रीम कोर्ट असर्ट कर रही है और अभी तक गवर्नमेंट के एंड पे ये इम्पैक्ट आ रहा है कि वो पसपा हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज भी अपनी जगह पर कायम है और आज जो समाअत हुई उसमें ऐसे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पर है, सुप्रीम कोर्ट पीछे हटने वाली नहीं है। देखिए ऐसा, अगर सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पे है और अगर यहाँ पे कोई मैच हो रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पे है तो सुप्रीम कोर्ट अपने जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था स्टेट बैंक को कि जनाब आप पैसे दें और एक वन लाइनर नेक्स्ट डे मुझे रिपोर्ट दें, तो वो कहाँ गया फैसला फिर? देखिए ना, आप सारी चीज़ों को इसके एक पूरी एक सीक्वेंस में जो चीज़ें चल रही है उस पर बात करें ना। देखिए, बात यह है कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जी पैसे दें, आप पैसे दें जनाब, पैसे जनाब फाइनेंस को दें, फाइनेंस को आगे जनाब उसको AGPR को दें और AGPR आगे वहाँ से इलेक्शन कमीशन, वो कहाँ है पैसे? देखिए ना, वो फिर फैसला तो आया था ना, बात तो हुई थी, तो जब उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो अब आप कहें जी कि 14 मई या 15 मई 14 मई डेडलाइन है और 15 मई को जनाब इलेक्शन होने चाहिए। तो भाई आप सीक्वेंस में चले ना सारी चीज़ों को लेके। तो अगर वहाँ पे उस वक्त उन्होंने स्टेट बैंक ने पैसे नहीं दिए और हुकूमत ने कहा जी साढ़े को पैसे ही कोई नहीं, तो फिर आप वो भी चीज़ें साथ साथ देखते जाए ना, आप साथ साथ अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा। अब तो सर पे आके खड़ा हो गया ना 15 मई, अब 15 मई जब सर पे आके खड़ा हो गया है तो अब आप कहें जनाब इलेक्शन करवा लें, तो इस तरह नहीं हो सकता। आप प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाएं, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवाए और सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ को आगे लेके चले। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। बट द पॉइंट इज कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते जाते तो आज 15 मई को इलेक्शन हो जाते। अभी भी जो है इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन है कि 15 मई के बाद जनाब किस पे जनाब कॉन्टेम्प्ट लग जाएगी, किस पे नहीं लगेगी, कैसे इस चीज़ को लेके आगे जाया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने जो सेमिनार के अंदर या जो अपनी तकरीर की उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते। बहुत अच्छी बात है, हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि आप इम्प्लीमेंट भी तो करवाएं ना, इसको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से लेके आगे चले कि लगे कि जनाब 15 मई को इलेक्शन होने हैं। तो वो चीज हमें नजर नहीं आ रही।
तो आप उस वक्त जाके 15 मई के बाद जाके अगर आप कहें जनाब कि आप फला बंदे पे कॉन्टेम्प्ट लगती है, फला बंदा जनाब घर जाएगा और ये इन लोगों पे जनाब इस तरीके से जनाब ओनस बैठेगा इन लोगों पे, तो वो एक अलग सिचुएशन बन जाएगी। फिर देन देयर विल बी अनदर क्राइसिस। यू शुड मेक थिंग्स हैपन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स माय कंसर्न कि सुप्रीम कोर्ट शुड हैव implemented all the decisions in the sequence। और सीक्वेंस में चलते जाते तो आज मिलते। इलेक्शन कमीशन को आप पैसे देते, हुकूमत पैसे देती, नहीं मिले पैसे, सुप्रीम कोर्ट शुड हैव रिएक्टेड। आप जनाब उसके आगे जनाब अगर उनको पैसे मिल जाते और फिर इलेक्शन कमीशन कहता है जी अब भी मैं नहीं करा सकता इलेक्शन, फिर इलेक्शन कमीशन की सख्ती आनी चाहिए थी। लेकिन आप जब पैसे नहीं मिल रहे, पैसे आ नहीं रहे, तो एक सीक्वेंस में काम चल नहीं रहा। और वो जो बात कह रही ना आप जनाब, ये चाइनीज वाली, देखिए हम वो चाइनीज वाली बात कई मरतबा हम कह चुके हैं, बार बार हम कह चुके हैं, और मैं उसको रिपीट कर देता हूँ आज फिर। देखिए ये फैसला हुआ था, फैसला नहीं कहूँगा, गलत वर्ड यूज कर गया, ये एक राय दी गई थी और ये चाइनीज प्रेसिडेंट की तरफ से राय दी गई थी कि जनाब पाकिस्तान में पॉलिटिशियन जो हैं बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं आपस में, और ये अपने अंदर हार्मनी पैदा करें और हार्मनी पैदा करें। और अपने आप को साथ ही ये भी कहा गया था कि जनाब अपने आप को इकोनॉमिकली वायबल बनाएं। इकोनॉमिकली जब वायबल आप बन जाएंगे तो दुनिया आपको सीरियसली लेगी, और आपका नेबरिंग कंट्री इंडिया जो है, जिसके साथ आपका कोर इशू जो है कश्मीर का, उसको जिंदा जरूर रखें, उसको बिल्कुल उसको जिंदा रखें, लेकिन वेट फॉर अनदर डे। जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे चाइना ने ताइवान को हासिल किया, इसी तरह आप भी कर सकते हैं। सो इकोनॉमिकली यू आर नॉट वायबल। एक और मैं यहाँ पे अगर आप इजाजत दें मुझे, देखिए यहाँ पे जितनी डोनर्स और लैंडिंग एजेंसीज हैं, जो हम बात करते हैं जनाब IMF पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा, कैसे देगा, कब देगा, मैं आपको आज एक खबर दे रहा हूं। IMF का सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त ये है कि जनाब आपको जो पैसे 1.5 या जितने बिलियन डॉलर्स आपको मिलने हैं, जो चंक मिलना है आपको, वो कहीं आप इलेक्शन में ना इस्तेमाल कर दें। जिस मकसद के लिए आपको दिए जा रहे हैं उस मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो, वो आगे चले जाए। ये मैं जराए से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो गवर्नमेंट की कलाबाजियों से वाकिफ हैं जी। आपके वहाँ ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। और एक और बात कह दूं आपको, प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा। एक और मसला यह है कि जितनी डोनर और लैंडिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने आज के बाद एक और भी फैसला किया है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, उन्होंने फैसला किया है कि हम कलेक्टिवली पैसे देंगे, एक बंदा नहीं देगा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक दे और IMF ना दे, और कलेक्टिवली पैसे देंगे, प्रोवाइडेड कि आप रिफॉर्म्स लेके आए। आपको रिफॉर्म्स की एक लंबी चेकलिस्ट है, जिस वक्त आपके पास टाइम हुआ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, इस पे हमने पूरा सेगमेंट करना था, लेकिन राणा साहब आपने सारी कहानी खत्म कर दी कि IMF के साथ हमारे मामलात क्या चल रहे हैं। वापस आते हैं ये कानूनी रिफॉर्म्स की गल है। नहीं राणा साहब ठीक है, तुसी सांभ के रखो थोड़ा जे अगले सेगमेंट वास्ते भी। अब हमारे साथ अबू ज़र तशरीफ ला चुके हैं। सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे आज की समाज से जुड़े और इलेक्शन के हवाले से भी, वो तो आपसे ही पूछे जाने। एक तो ये कि 14 मई अब करीब है, यही हफ्ता बहुत अहम है, इसमें शॉर्ट ऑर्डर की बाज़गश्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नहीं, परवेज़ इलाही साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं और शेख रशीद साहब भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब सड़कों पर आने का इरादा रखते हैं। आज की जो समात हुई सुप्रीम कोर्ट के बिल के हवाले से, अदालती इस्लाहात के हवाले से, उसमें फुल कोर्ट की इस्तदा की गई, और फिर कानूनी हक कौन रखता है इस्लाहात का, तरमीम का, ये सारे निकात आप सुलझाएंगे आज के सुप्रीम कोर्ट की आज की समात का रिजल्ट क्या है? देखें, जो 2 चीज़ें हैं आपकी, एक तो है आपका जो रिफॉर्म्स बिल आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका जो चैलेंज हुआ है, और दूसरा है इलेक्शन मैटर, दोनों को सेपरेट अलग है जी। लेकिन ये हफ्ता शॉर्ट ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहा है ना, जो समात हुई जुमेरात को, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा था हमारे साथ जो होगा वो देखा जाएगा। जी, वो देखें कनेक्टेड नहीं है ना दोनों इश्यूज, वो अलग हैं। हाँ, एक अगर देखें कानून ठीक बना है, आईनी है, गैर आईनी है, या एज पर द लॉ बना है या आइन के तहत बना है, ये तो बताना एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने है, क्योंकि उसकी ड्यूटी भी है, उसकी ऑब्लिगेशन भी है, उसकी पावर भी है कि वो ही बताएगी कि क्या ये कानून जो है ये आइन के मुताबिक बना है कि नहीं बना। अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये करार दे दी है कि ये जो आइन है, ये जो कानून है ये खिलाफ आइन बना है, तो फिर इस कानून की वक़्त तो नहीं रहेगी, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? आप मुस्कुरा रही क्यों है? तो आपको अच्छी नहीं लग रही है बात? एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ कि निटेड है सारी चीजें एक दूसरे के साथ। देखिए, अच्छा मैं आपको थोड़ा आसान कर देता हूँ। आसान करें।
सुप्रीम कोर्ट जो भी केस सुन रही है इस वक्त इलेक्शन मैटर का, जी, उसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। जो अदालती इस्लाहात का जो बिल है, इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि कानून बिल्कुल ठीक बना है, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो जजमेंट हुई है ओरिजिनल, उसका रिव्यू फाइल हो सकता है, उसमें लार्जर बेंच भी बन सकता है, फैसला चेंज भी हो सकता है। जिस तरह आपने देख लिया है कि हमारी जुडिशरी जो इस वक्त पॉलिटिकली या नज़रियाती या पॉलिटिकली या आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड है इस वक्त दो हिस्सों में, 8-7 में आपको नज़र आ रहा है, हर किसी को आ रहा है। तो इस वजह से फिर तो उस केस पे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन जो उस बिल का मुस्तकबिल है, जो उसकी किस्मत है, जो उसका फेट है, वो इस वक्त इन 8 जजेस के हाथ में है जो इस केस को सुन रहे हैं। अगर वो कह देते हैं ये गैर आइनी है या अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर इसकी कोई प्रोसीडिंग्स का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट फिर अपना ऑर्डर जो है वो इलेक्शन वाला, वो तो देखें अब प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है, मुझे भी 7 दिन में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह राना साहब कह रहे थे स्टेप वाइज चलते, पहले सेक्रेटरी फाइनेंस को कंटेम्प्ट लगती, फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जाता, और फिर अल्टीमेटली अगर आपने पूछना होता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो कैबिनेट हेड करते हैं, तो फिर तो ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन ब्रीफिंग्स आ गई ना बीच में, ब्रीफिंग्स आ गई। देखें, इस इशू तो पैसों का था, सिक्योरिटी का तो था ही नहीं। और पंजाब के अंदर कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है, मुझे आप बताएं। ब्रीफिंग्स क्या हुई क्या नहीं हुई मुझे नहीं पता। जो रिकॉर्ड पे वजारत डिफेंस ने जो आपकी है, दिफा ने जो रिपोर्ट जमा कराई थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रश असाइड कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपने अजम्पशंस की बेसिस पे बताया कि आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत बुरी है। उन्होंने मिसाल दी ग्लोबली, कहाँ और पाकिस्तान में कब 1860 में अमेरिका में सिविल वॉर थी, आपको पता है, बड़ी मशहूर, अब्राहम लिंकन इलेक्शन जीते थे उस टाइम पे। तो इस वजह से ये कहना कि जी आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, तो ये एक बड़ी फजूल सी बात है। प्रजम्पशंस पे आप एक चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, मोहसिन नकवी साहब की अब लास्ट 2 ट्वीट्स पढ़ें आज की जो हैं, वो कह रहे हैं हमने एक ऑफिस बनाया है जहाँ पे जो सरकारी अफसरान के प्रमोशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं हम उनको रिजॉल्व करेंगे, और फिर कोई शख्स को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो किसी आइनी डिपार्टमेंट जो आपका मुल्क का कोई महकमा है या कोई इंस्टीट्यूशन है उसकी तौहीन करे। भाई आप कौन होते हो? आपको किसने बोला कि आप ये इस तरह के बयान दो? आपके पास राइट ही नहीं है कि आप प्रमोशन से रिलेटेड पॉलिसी डिसीजंस लो। आपका काम था इलेक्शन आपने कराना है, और 90 दिन से ज़्यादा अगर आप टाइम गुजारोगे, जितना टाइम गुजारोगे वो गैर आइनी आपका टाइम होगा। आपके पीछे आवाम की विल नहीं है, आपके पीछे लोगों की एस्पिरेशंस नहीं है कि जिन्होंने आपको कहा है कि आप यहाँ बैठें और हमारे बारे में आप डिसीजंस लें। आप कौन होते हैं मेजर पॉलिसी डिसीजन लेने वाले? इलेक्शन एक्ट आप पे पाबंदी लगाता है कि आपने मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेने, और आपके मुल्क का आइन भी पाबंदी लगाता है। इलेक्शन कमीशन फिर इस मामले पे एक्शन लेगा। इलेक्शन कमीशन ने क्या उनसे पहले एक्शन लिया है? वो तो जो हुकूमत का जो वर्जन होता है, जो बयानिया होता है, इलेक्शन कमीशन वैसी रिपोर्ट जमा करा देती है। चैलेंज हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो मोहसिन नकवी साहब इस वक्त बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे ही इज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड ही इज देयर टू स्टे, एंड समवन हैज टोल्ड हिम कि यू आर देयर फॉर लाइक 2-3 इयर्स, रूल करो जितना करना है। लेकिन अवाम की ख्वाहिश, अवाम का वोट जो उनको आइन देता है कि आपने इसको रूल करना है, वो मैटर नहीं करता। जी किसी ने आपके ऊपर आशीर्वाद रख दिया, आपको कहा है कि जी चलते जाओ तो यू कैन कंटिन्यू, आपको कोई डर नहीं है। अच्छा अबू सर, अतर कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कहा था सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन की डेट आएगी, वो आ गई। मैं अतर थोड़े से देर, और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट भी करवाना था, लेकिन मैं पहले कह चुका हूं, आपने कहा था कि कंटेम्प्ट लगाएंगे तो काम होगा, वो नहीं हुआ। पाकिस्तान हैज एक्टेड इन अ वेरी वीक मैनर, डिवाइडेड थी, लेकिन फिर भी अगर 8 जजेस चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े थे, अगर उनको अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट कराना था तो 3 कंटेम्प्ट्स की मार थी। मैं देखता ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता। ऑप्शन क्या रह गया? एक ही है, आप अब तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ता तो बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर बड़ी होती है, 2 हफ्ते आगे कर दें, लेकिन साथ कंटेम्प्ट इशू करें सेक्रेटरी फाइनेंस को और सेक्रेटरी इंटीरियर को और सेक्रेटरी डिफेंस को कि आप इंश्योर करो सिक्योरिटी सिचुएशन इज परफेक्ट फॉर द इलेक्शन, एंड आप 20 अरब रुपए जो है वो रिलीज करो। नहीं करेंगे तो आप जेल जाने की तैयारी करो। और उसके अगर वो भी नहीं करते, वो कहते हैं हम पे प्रेशर है आपका कैबिनेट का, देन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी कॉल्ड एंड ही शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल। ठीक है, अतर क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब को आपने पूछा कि किस तरह उनको ये शक या यकीन हो गया कि वो इधर ही हैं, जा नहीं रहे। मेरे ख्याल में वो जॉइंट सेशन देखते हैं और राना साहब को बाकायदगी से सुनते हैं। राना साहब मसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अब तो राना साहब ने ये भी कह दिया कि IMF ने भी कह दिया कि इलेक्शंस नहीं होंगे, तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने तो यही ट्वीट्स कर दी हैं। उनसे हम मैंने ये नहीं कहा इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि IMF कह रहा है मेरे पैसे कहीं और ना इस्तेमाल हो जाए। सर आपने कहा कि IMF ने कहा कि हमारे पैसे वहां पे इलेक्शन में नहीं,
I should stand corrected. वो IMF इसलिए पैसे जनाब उसको इफ्स एंड बट्स कर रहा है या उसमें थोड़ा सा डिले कर रहा है कि वो जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल ना हो जाए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, 20 अरब रुपए टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो मेरे ख्याल से हुकूमत दिन में खर्च कर लेती है इतने पैसे। ऐसा ही है, ये पैसे नॉट एन इशू और नीयत खराब है। पैसे खराब नहीं है, पैसे है। जी अतर, बात मुकम्मल करें फिर ब्रेक पे जाएं। जी, और दूसरी बात ये देखें, अदालत तो अपने फैसले इंप्लीमेंट करवाएगी। इस वक्त हो रहा ये है कि जिस तरह कोई शख्स जाके थाने में रिपोर्ट करवाता है ना कि मेरी गाड़ी चोरी होगी, तो वो पूछते हैं खड़ी किधर की थी, लॉक कौन सा लगवाया था, टायर कौन से थे, कितने टाइम पे खड़ी की, खंबे की लाइट के नीचे क्यों नहीं खड़ी की। भाई वो जो चोर चोरी करके ले गया है उसके ऊपर भी तो थोड़ा ध्यान करो। जो लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे उनसे तो आप पूछ लें। अदालत बेचारी तो कोशिश कर रही है कि आइन के ऊपर अमल दरामद हो, कसूर तो उनका है जो इलेक्शंस करवाना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है, इससे वो मुहावरा याद आ गया कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी चोर कौन है, हेरा फेरी कौन कर रहा है। इस पर ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, 14 मई को पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन तुर्की में इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं तो हो रहे हैं, और इसकी मिसाल भी बार बार पाकिस्तान में दी जाती है। इवन के समात के दौरान भी ये मिसाल दी गई कि तुर्की में ज़लज़ला आने के बावजूद वहाँ पर हम देख रहे थे कि इलेक्शंस के हवाले से इंतजामात किए गए और उनको यकीनी बनाया गया। मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब हो सकते हैं? जावेद लतीफ़ साहब क्या बता रहे हैं? जो लोग ये बात करते हैं 2017 में जो हुआ मिट्टी पाओ, नहीं, ये मट्टी बार बार डाली जाती रही 75 सालों में। क्या इस मट्टी डालने से किसी ने अपने गुनाहों की तलाफी की? अदारों में बैठे लोगों ने इस साजिश को फिर कभी पैदा होने से रोका? नहीं रोक सका कोई। और क्या मुज़ाकरात जो हैं वो नवाज शरीफ को इंसाफ दे सकते हैं? अगर मुज़ाकरात से 2017 की साजिश का मुदावा हो सकता है तो कर लो। पार्लियामेंट्री कमीशन इंसाफ कर दे या 3 जस्टिस के अलावा फुल कोर्ट जस्टिस कर दे। नवाज शरीफ अगले दिन पाकिस्तान में होंगे और तीसरे दिन इलेक्शन करवा लो। ये शराइत है मुस्लिम लीग नून के इलेक्शंस के इनेकाद के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं? लोगों ने वो दी थी जजमेंट और उसी पैमाने पे और बहुत से लोगों को जो है वो दे वेंट स्पॉट फ्री, उनको कोई सजा ना मिली। तो वो उन लोगों को, जिस तरह मैंने पार्लियामेंट में उस दिन कहा कि वो भी जो है ना वो पार्लियामेंट के कटहरे में आए, हम उनको बुलाएंगे। इस तरह से मैंने इसमें भी कहा और लोगों ने भी कहा कि जिन लोगों ने कमेटी बन गई है ऑलरेडी, और ये तमाम जो 75 साल में गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम उठाए हैं खुसूसन अदलिया ने, उनका मुहासबा। सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे या इलेक्शन नहीं होगा, ये हैं ऑप्शंस मुस्लिम लीग नून के सामने। और अतर ऐसे में इमरान खान साहब भी अदालत के साथ इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर आने के शेड्यूल का ऐलान कर चुके हैं। लगता है कि हुकूमत भी हारेगी नहीं, दोनों तरफ से कोई हार नहीं मानने को तैयार। तो फिर इसका मतलब है पंजाब के इलेक्शन का फैसला सड़कों पर होगा। देखिए, इलेक्शंस का फैसला तो बैलेट बॉक्स के जरिए होता है। अब इस वक्त इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब के अपने भाई की हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब को कौन है जो उनको इंसाफ की राह में उनकी रुकावट है इस वक्त? वो क्यों नहीं वापस आ जाते, अदालतों के सामने अपना मुकदमा रखें? पहले तो ये कहते थे ना कि एक बड़ी जालिम हुकूमत थी, यहाँ पे बड़ा जुल्म करती थी, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को भी यहाँ पे खतरा था। ये आपको कोई तारीख में कोई ऐसा वाकया मिलता है कि अपने भाई की हुकूमत है, उसके साथ मुल्क की सारी बड़ी जमातें उसके साथ हैं, तमाम तर सपोर्ट उसको हासिल है, लेकिन उसका एक भाई जो है वो बैरून मुल्क बैठा हुआ कह रहा है कि जनाब मुझे इंसाफ दिया जाए। भाई आप किससे इंसाफ मांग रहे हैं? आपके भाई की हुकूमत है, आप वापस आ जाएं। अब आपको क्या किया जाए? इनकी ख्वाहिश ये है कि देखें, जमहूरियत के अंदर तो आप किस तरह फैसले करते हैं? आप इलेक्शंस के जरिए फैसले करते हैं, वोट के जरिए फैसला होता है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे यहां से लिख के दे दिया जाए कि मियां साहब आ जाएं, हुकूमत आपके हवाले कर दें। ये किस किस्म की जमहूरियत का ये मुतालबा कर रहे हैं? अगर आप ये समझते हैं अवाम आपके साथ है, 2017-18 में आपके साथ कोई बहुत बड़ा दगा हुआ था, लोगों ने कुछ छुप के इमरान खान को वो ले आए थे या किसी साजिश के तहत उसकी हुकूमत बनाई गई थी, तो अब आप इंतखाबात में जाएं। ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ
पाकिस्तान की अवाम इंसाफ दे सकते हैं, क्योंकि इदारों को से तो आपको इशू है, हर चीज़ से आपको इशू है। तो अगर आप इंतखाबात में जाएंगे, हुकूमत आपकी, निगरान सेटअप जो है वो आपका, इलेक्शन कमीशन के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, हर चीज़ में तो आपके साथ जो है वो एक तरह से पॉजिटिव, अगर जिस तरह आप कह सकते हैं पॉजिटिवली आप देख सकते हैं आपकी तरफ है हर चीज़। तो फिर आप इंतखाबात में जाएं, 2/3 अक्सरियत हासिल करें और मियाँ साहब को इंसाफ दे दें, जो मर्जी करना है इस मुल्क में करें, आइन चेंज कर दें, कानून चेंज कर दें, और अदालतें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय आप पार्लियामेंट के अंदर लगाएं, जजों को लाके कटहरे में खड़ा करें, आप करें सब कुछ, 2/3 अक्सरियत लें और चेंज कर दें आइन को। ये कौन सा इंसाफ है जो आपको मियाँ साहब को लंदन में बैठे हुए आपको चाहिए? मेरी समझ से तो ये बालातार है। अच्छा, ऐसे में अतर जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया उसके बाद ये खबरें भी आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि एक्शन तेज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो अगर वो सड़कों पर आने का इरादा रखते हैं तो ज़ाहिर है गिरफ्तारियां भी ये हुकूमत करेगी। आपके ख्याल में इमरान खान साहब इस तरह के एहतजाज से, सड़कों पर आने से या फवाद चौधरी के बकौल लॉन्ग मार्च से कोई मकासद हासिल कर पाएंगे, दबाव बढ़ा पाएंगे इस सिचुएशन में? देखिए, जहां तक एक्शन का ताल्लुक है, अभी खान साहब के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमात हैं। अब हर कोई भी इमरान खान बयान देता है तो खान साहब के ऊपर जो है मुकदमा हो जाता है। आप मुझे ये बता दें, जब मियाँ साहब बाहर बैठे इदारों को टारगेट कर रहे थे, अफसरान के नाम ले रहे थे, जब मरियम बीबी अफसरान का नाम ले, कोई मुकदमा इमरान खान की हुकूमत ने किया? क्या इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये हुआ कि DI खान से मौलाना साहब के साहबजादे को उठाया गया हो, खुदा ना खास्ता पूरा मुल्क घुमा के कराची ले जाके उसको बंद कर दिया गया हो? किसी भी सियासी लीडर के साथ उन्होंने किया जो शहबाज गिल के साथ हुआ? क्या उनके दौर में ये सब कुछ हुआ? तो मेरे ख्याल में इमरान खान के खिलाफ जो क्रैकडाउन कर रही है ये हुकूमत, उसमें और कितनी तेजी आएगी? मतलब क्या करेंगे? और FBI को भी बीच में शामिल कर लेंगे, मुकदमात अमेरिका भेज देंगे, इससे ज्यादा और कौन सी तेजी आनी है? तो क्रैकडाउन तो पहले ही हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि जमहूरियतों में इस तरह निज़ाम चलता नहीं है। आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, आप किसी के ऊपर मुकदमात करके उसकी सियासत नहीं खत्म कर सकते। ये है वो पैगाम जो मियाँ साहब को समझने की जरूरत है, जो उधर बैठ के रो रहे हैं और कह रहे हैं मेरा मुकदमा आवाम लड़े। नहीं, आपको मैदान में खड़ा होना पड़ता है, फिर लोग आपके पीछे खड़े होते हैं। जिस तरह कहते हैं ना कि कोई किसी को कमा के नहीं देता, तो कोई किसी को बयानियां बना के नहीं देता, कोई किसी को घर में बैठे हुए वोट नहीं आके देता, मैदान में उतरना पड़ता है। तो जितने भी मुश्किलात हैं, एक्शन तेज है, आहिस्ता है, कौम के सामने है, लेकिन खान साहब तो लाहौर में बैठे हुए। अब आपकी ख्वाहिश यह है कि लंदन में बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और ऐसे में जो मड स्लिंगिंग है जनरल साहब, उसमें तेज़ी इस तरह से भी आई कि हमने देखा कि फ़ौज के एक हाजिर सर्विस अफसर के खिलाफ इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ामात आयद किए, उस पर आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों ने ट्वीट भी किए और बयानात भी कुछ सामने आए। उस पर इमरान खान साहब ने जवाबी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट का मतलब यह है कि फ़ौजी अफसरान कानून से बालातर हैं या वो किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकते। इस पर ISPR की जानिब से अब मजम्मती बयान सामने आया और उनका ये कहना है कि इदारा इस पर कानूनी कार्रवाई का हक रखता है और ये बयानात, इस नौइयत के बयानात सियासी माइलेज के लिए दिए जा रहे हैं। आप भी ये समझते हैं कि इससे मजीद फिजा उलझेगी बगैर सबूत के? अगर जो हमारे सियासी शख्सियात हैं इस तरह के इल्जामात आयद करते हैं तो सबूत उसका मिलना चाहिए, सामने आना चाहिए। देखिए, तो मैं आज से नहीं, बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारे सियासी लीडरशिप है वो बात करते हुए उसको तोलने के बिल्कुल हक में नहीं है। उनका ख्याल है कि जो उनके जहन में है, जो वो चाहते हैं, वो बयान की सूरत में बयान कर देते हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारे आइन के साथ तो जशर हो रहा हम देख ही रहे हैं, और कानून जो कुछ जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वही हम देख रहे हैं। तो जब इन हालात में जो भी हो रहा है ये बदकिस्मती है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ जी। कल मेरे लिए जिंदगी का सबसे ज्यादा इमोशनल ट्रेनिंग दिन था मेरे लिए। ये लाहौर में एक इम्तियाज सरवर साहब है, उनके साहबजादे शहीद हो गए थे आज से 12 साल पहले। वो हर साल पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से शोहदा की फैमिली इकट्ठे करते हैं और ये मिलके वो अपने शोहदा की याद मनाते हैं। मैं तकरीबन 2.5 घंटे उस मीटिंग में रहा। आप यकीन कीजिए, मैं अभी तक उसे रिकवर नहीं कर सका। क्यों रिकवर नहीं कर सका? शहीद तो हो गए, उन लोगों ने अपना खून दे दिया इस धरती को और मजबूत करने के लिए, इस धरती का जो कंक्रीट है उसको मजबूत करने के लिए, कंक्रीट की शक्ल देने के लिए। लेकिन जिन लोगों का फर्ज है उसको, जो आप कंक्रीट बनाते हैं, रेत सीमेंट बजरी डालते हैं मशीन में, उसको पानी चाहिए तो वो पानी मेरे शहीद बच्चों ने दिया उसको, और वो बन गया, तैयार हो गया। उसको छत की सूरत देनी है और छत की सूरत दे के फिर भी उसको आबियारी चाहिए होती है जब एक दफा कंक्रीट बिछा देते हैं। वो तो मेरे बच्चे कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने उसको छत की सूरत देनी होती है, आप ये सारे बयान सुन रहे हैं ना। मैं सुन रहा था ख्वाजा साहब का भी, मियाँ साहब का भी,
जो मियाँ साहब लंदन से बात कर रहे हैं वो मैं सुन रहा था जी। इसमें ये मुझे बताइए कि वेयर डज पाकिस्तान फिगर आउट। खान साहब भी अगर जो बात करते हैं एक लहजे में कुछ बात करते हैं, एक लम्हे में दूसरे में दूसरी बात करते हैं। ये सारी इंक्वायरी इस वजह से और जिस तरीके से हमारे कानूनी उलझने हमने पैदा कर दी हैं, इस सारी इंक्वायरी ही तकरीबन खत्म होकर रह गई है। आप देखिए कितना अर्सा गुजर गया है, इस इंक्वायरी पे कोई पेशरफ्त हुई नहीं आगे उससे जी। तो मेरे कहने का मकसद है कि हमने अपने ही वजह से अपने ही आइन को, अपने ही कानून को हमने इस कदर वो अपाहज कर दिया है, अब कोई कुछ करने का लायक रह नहीं गया। अगर हम अब भी ठीक है, उनका ग्रीवेंस खान साहब का होगा, ठीक है, वो ग्रीवेंस को रिकॉर्ड कराने का तरीका ये तो नहीं है सिर्फ कैप्चर दौड़े सब चीज पे। उसको अगर इंक्वायरी शुरू से दिन से ही ठीक होने देती तो आज तक कहीं ना कहीं पहुंचे होते, ठीक है, और खान साहब का मुद्दा भी पूरा हो गया होता। अब जब एक पूरे इदारे को, अब देखिए इदारे के एक अफसर वो जाती तौर पर तो कोई काम नहीं कर सकता, चाहे किसी इदारे का भी हो। अब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं जनरल साहब, माजरत, वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। आप कुछ कहना चाह रहे थे अबू ज़र? जी, मैं कह रहा था वो ख्वाजा आसिफ साहब अभी फरमा रहे थे कि फुल कोर्ट बने और उसमें 3 जजेस को छोड़ के बाकी तीनों जजेस, सारे जजेस जो हैं वो केस सुने मियां नवाज शरीफ का जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कि ही वाज डिसक्वालीफाइड बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट थी, वो उनके जो एसेट्स वाला इशू था। फिर इन्हीं जजेस में से जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उन्होंने उनका केस सुना था और फिर वो जजमेंट सेटिसाइड कराई थी और वो बहाल हुए थे और उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी फॉर लाइफ वो ख़त्म हुई थी। ये एक इशू था। और दूसरा वो देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, देखें हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। मैंने काफ़ी दफ़ा देखे मैं टीवी पे भी देखता हूँ, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को भी देखता हूँ। ऑल्दो आई डोंट एग्री विद, आई एम नॉट अ फैन ऑफ जनरल आसिफ गफूर, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाता है। डिफरेंट मैंने देखी स्पीचेस पे काफ़ी उनका नाम लिया जाता है कि उन्होंने एक वो तैयार किया पूरा सोशल मीडिया का, पूरा पीटीआई के वर्कफोर्स तैयार की। मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। तो मैंने कभी नहीं सुना इस तरह का बैकलैश आए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से भी या इवन ISPR की जानिब से भी आए। लेकिन अगर एक उनसे जूनियर ऑफिसर को अगर उनको नॉमिनेट किया इमरान खान, जिन्होंने अपनी FIR में दरख्वास्त दी थी, उनकी नहीं सुनी गई, तो इस वजह से वो शोर मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे जिस तरह मैं चाहता था उस तरह मेरी कंप्लेंट नहीं सुनी गई। तो मेरे ख्याल से इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। एज पर लॉ जो भी कानून मुल्क का है, कानून ये कहता है अगर मैं अपनी दरख्वास्त के अंदर जो बाइडन को भी नॉमिनेट करता हूँ ना, तो SHO ने लिख के देनी है। उसके बाद वो खुद इन्वेस्टिगेट करके उसको निकालना चाहे तो चालान में निकाल सकता है, लेकिन जो मेरी दरख्वास्त थी उसके मुताबिक FIR कटनी चाहिए थी। यही खान साहब का इशू है कि जो मैंने दरख्वास्त दी थी आपने वो FIR नहीं काटी, आपने अपनी मर्जी से खुद ही कंप्लेनेंट बन के पुलिस ने FIR काट दी। सो दिस इज अ लीगल इशू, ये एक लीगल इशू है। बिल्कुल, उसके बाद हमारे स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए, लीगली इसे डील करना चाहिए। राना साहब, ISPR का भी ये कहना है कि ये सब सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा, और 1 साल से इस नौयत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं इंटेलिजेंस इदारों पे, फौज पे, और इसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। अगर किसी को कोई शिकायत भी है, रिजर्वेशन भी है, इमरान खान साहब को किस फोरम पे इस नौयत की हेल्प मिल सकती है, जिस नौयत के वो इल्जामात आयद कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं? आपके ख्याल में कानूनी रास्ता बहुत ज़रूरी हो गया है? देखें, एक बड़ी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जो लोग फौज के निज़ाम को, जैसे जनरल साहब बड़ा क्लियरली समझते हैं फौज के निज़ाम को, सारी ज़िंदगी उन्होंने नौकरी की है वहाँ पे, फौज का अपना अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस है, वो आज तक इंटैक्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट के कई इंस्टीट्यूशन इस वक्त जो है गड़बड़ हो चुके हैं, लेकिन फौज के अकाउंटेबिलिटी का, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो आज भी कायम है, इंटैक्ट है। एक तो बात बिल्कुल क्लियर ये समझ ले। दूसरी बात यह है, गुजारिश ये है कि देखें, आपने किसी एक पर्टिकुलर आदमी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना, जो भी कर रहा है, चाहे खान साहब कर रहे हैं, चाहे कोई और कर रहा है, जब करते आए हैं जो लोग, अगर एक पर्टिकुलर आदमी को आप अगर टारगेट करेंगे तो उसमें जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो वो अगर आपके पास तो पक्के पैरों पे कोई चीज है मौजूद, पक्के पैरों पे कोई ऐसा एविडेंस या पक्के पैरों पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन या ऐसी को ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज है, तो आप फिर उस पे जनाब तनकीद करें ना, तो पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो उसके लिए, उस बंदे के लिए जिसके खिलाफ आपके पास पक्के पैरों पे कोई चीज है, अगर वो उसके पास मौजूद है तो फिर वो इंस्टीट्यूशन जो है उसके खिलाफ खुद कार्रवाई कर देगा।
लेकिन अगर हे से में अगर आप जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, अगर आप किसी ने आपको कह दिया है और आपके इर्द गिर्द किसी ने कान में डाल दिया है कि जनाब फलां बंदा जो है वो फलां डिपार्टमेंट में है, वो जनाब ये कर रहा है, और उस पे उस बेसिस पे अगर ये सारी चीजें करेंगे तो वो एक सिचुएशन बन जाती है। या तो क्लियरली बताए कि जी इस तरह है, क्लैरिटी के साथ अगर बता दे, जो भी पॉलिटिशियन है क्लैरिटी के साथ बताए, इस तरह तो फिर तो बात बनती है। नहीं तो इस तरह जो है ना, पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो फौज है, पूरा जो निज़ाम है फौज का, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और इसको ऐसे लिया जाता है कि पूरी फौज जो है उसके अंदर जनाब गड़बड़ हो रही है, और उस फौज जो है उसके अंदर वो उस तरीके से उसको जनाब इशू खड़े हो जाते हैं फौज के अंदर और उनकी कमांड में। सो वो नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी डन। और एफआईआर का जहां तक जिक्र है, जो खान साहब की एफआईआर का मसला है, तो उस वक्त तो परवेज इलाही साहब की हुकूमत थी वहां पे, मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये पॉइंट उठाया पंजाब में परवेज इलाही, तो वो अगर वहां पे एफआईआर करवा देते वहां पे जी। द पॉइंट इज, आप मेरा सिर्फ मकसद ये है कि अगर पक्के पैरों पे अगर कोई इंफॉर्मेशन है किसी भी इदारे के किसी भी अफसर के खिलाफ, चाहे वो फौज का बंदा है, पक्के पैरों पे इंफॉर्मेशन है, फिर बात करें तो फिर मेरे ख्याल में उसको जरा सीरियसली लिया जाएगा और उसको सारा निजाम फौज का जो है। अबू सर प्लीज एक मिनट, जनरल साहब मैं आती हूं। जो एफआईआर होती है ना, वो कोई चार्जशीट नहीं होती, उसमें आपको जो लगता है कि मैंने इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ, मेरे पे इसने हमला किया, मुझे शक है इसने किया, तो फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके बताना है कि क्या उसने वाकई किया कि नहीं किया। लेकिन मेरी ये एक मेरा राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है कि आई कैन डू दैट अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। बिल्कुल। और दूसरी बात, जहां तक राणा साहब कह रहे हैं, बिल्कुल फौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से किसी महकमे में है, पाकिस्तान आर्मी है, लेकिन वो इश्यूज जिस पे आर्मी के, फॉर एग्जांपल आपके सामने अजगर खान केस है, उस पे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, क्या आपने पैसे लिए, ये जनरल्स थे आर्मी के जिन्होंने पैसे लिए, ये बांटे, उनके खिलाफ एफआईए कार्रवाई करे। 2009 की जजमेंट आई हुई है, मुझे अभी तक बता दे क्या कार्रवाई है उस पर, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से जो आपके लिए लड़ते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसी आर्मी के कुछ लोग जो माजी में जिन्होंने ऐसा कुछ काम किया, जिन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेयर किया, उसको हम सब क्रिटिसाइज करते हैं, और उसके खिलाफ एक्शन भी बनता है। तो फिर मुल्क की जो बाकी कोर्ट्स है वहां पे एक्शन होता है, वो एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का इशू रहता ही नहीं है। जो ज्यादा फौज के रिलेटेड है, जिनको ज्यादा उन्होंने काम की, वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अजगर खान केस इज द बेस्ट एग्जांपल कि क्या अकाउंटेबिलिटी हुई है कि नहीं हुई है, हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर माजी में ये कलाकमा किया जाता ना, का केस बिल्कुल वो भी अपनी जगह पर, असलम बेग साहब के बयानात रिकॉर्ड पे, जनरल साहब कहें ना जरा आप इस पर। एक चीज, वो जो जनरल दुरानी साहब थे, हियरिंग हो रही थी, असद दुरानी साहब हियरिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की, ही सेड टू अजगर खान्स लॉयर, ये मैं उनके मुंह से बता रहा हूं कि आई थिंक बेनजीर भुट्टो वाज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान एट दैट टाइम, अगर मुझे दोबारा भी करना पड़े मैं फिर भी यही करूंगा। दिस इज व्हाट ही सेड। और इसके बावजूद आज हम देख रहे हैं जनरल साहब, अब चार्जशीट जो इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को ट्वीट में कर रहे हैं, वो सारे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब शहबाज शरीफ साहब कैसे दे सकते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ एक तरीके से जवाब दे सकते हैं कि जो जेआईटी बनी हुई है, जो हुकूमत ने खुद बनवाई है, उसको फेयर एंड फ्रीली काम करने दें ताकि किसी नतीजे पे पहुंचे। मैं खुद भी, हम सब इस बात पे अपसेट हैं कि पाकिस्तान का एक मकबूल लीडर जिसके ऊपर बाकायदा कातलाना हमला हुआ है और उसके किसी तरफ हम लग नहीं रहे उस पर, इस तरीके से और दूसरे हादसात भी ऐसे हैं। मैं जो बात ये करना चाहता वो ये थी, एक और बात नहीं और कर सकता। देखिए, खान साहब ने जिसका भी नाम ले लिया वो ठीक है, और मैं अबूजर की इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ, जो मुल्क का कानून है उसको फौकियत मिलनी चाहिए, जो भी है कानून सही है गलत है वो उसकी बात करें। लेकिन ये बताइए कि एक पूरा इदारा है काम करने वाला, उस इदारे का एक महकमे का, उस इदारे के एक हिस्से का एक जो हेड है उसका, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अकेला उसके ऊपर आप नॉमिनेट कर रहे हैं सारा, क्या वो करेगा इस काम के साथ? उसके ऊपर नीचे कोई ऐसे काम करने नहीं है, ऐसी चीज नहीं है। हम जो इंप्रेशन दे रहे हैं ना, जिससे मुझे ज़ाती तौर पे जो परेशानी होती है, इंप्रेशन हम ये देने जा रहे हैं कि भाई इट्स फ्री फॉर ऑल, एक अफसर उठ के जो फैसला कर रहे हो उसके पीछे चल पड़ता है, वो ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी महकमे में, किसी समय ऐसा नहीं हो सकता अदर देन द चीफ आर्मी स्टाफ। सिर्फ वो एक ऐसी पोजीशन में होते हैं कि जो हुक्म चाहे दे दें और जो वो चाहे वो काम करते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ताकि वो जो फायदे काम कर रहे हैं, ये जो उन्होंने हुक्म दिया है उसको सपोर्ट। मैं बार बार ये कहना ही चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान की आर्मी किसी ने लीडरशिप पे गलतियां की हैं, ये सब इधर कह रहे हैं, और दुरानी साहब ने तस्लीम भी किया और सब कुछ भी हुआ, लेकिन वो
इंक्वायरी क्यों बैठ गई, इसमें और भी बहुत सी वजूहत हैं। हमारी जो मैं बात पहले भी मैंने की थी कि जो हमारी सियासी अशराफिया है, जिसमें मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब का नाम भी था और वो के सियासी लीडरों के नाम भी थे, उन्होंने आगे चलने नहीं दिया काम इसको। तो आप दूसरी तरफ से भी देखिए ना इसको, ठीक है, और होनी चाहिए। अगर इस किस्म के कोई ऐसे आयशा में एक लाइन ऐड जनरल कर बाजवा साहब कहते हैं कि जनरल फैज साहब अपनी मर्जी से करते थे, मेरे से तो कुछ और जनरल पूछते फैज नहीं कहते थे। हैं मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर ही नहीं सकता था। अब उनके बयानात को ही चेक कर लें जी अतर। नहीं हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा देखें, यहाँ पे ये जो असगर खान केस है उसमें आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद तो करते हैं, लेकिन उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि हम मियाँ साहब की दाढ़ी FIA के हाथ में नहीं दे सकते। तो ये बड़ा इजी होता है कि इल्जाम आप दूसरी तरफ लगा दें। पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी, करते थे कि पैसे देने वाले भी और पैसे लेने वाले सब मुल्जिम है उसके अंदर। अच्छा, लेकिन ये जनरल साहब, ये कोर्ट मार्शल के रिक्विजिट्स क्या हैं, और ये इस तरह के इल्जामात के बाद क्या इदारे में अंदरूनी सतह पर कोई कार्रवाई नहीं होती? देखिए, इल्जाम लगाने को अब जो इल्जाम लगा दें, कोई चीज सामने आएगी तो इदारा आगे चलेगा ना। इस तरह तो इल्जाम डेडी के हिसाब से लगते रहते हैं। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान में जो आर्मी जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स है, पाकिस्तान के आइन के तहत पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह कानून है जो पाकिस्तान के, जिसमें फौज जिसके अंडर काम करती है, एक बहुत बड़ा महकमा है जिसको लुक आफ्टर करता है। ये डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ हैपनिंग, उसको पहले वार्निंग दी, उसको पहले उसका एक्सप्लेनेशन ली जाती है, उसकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी किसी नतीजे पहुंचती है, उसके बाद बाकायदा उसका समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होता है। जब एक पहुंच जाते हैं स्टेज पर कि वाकई ये जुर्म हुआ है और इस जुर्म में इस शख्स के मुलव्वस होने के काफी शवाहद हैं, तो फिर उसके ऊपर जो कंसर्न कमांडर है, कोर्ट मार्शल की भी डिफरेंट किस्में हैं, समरी कोर्ट मार्शल है, डिस्ट्रिक्ट एंड फील्ड कोर्ट मार्शल, इस किस्म की बहुत सारी किस्में। अच्छा, रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ भी हो सकता है? एक सवाल है मेरा भी जी, हो सकता है जी, आपने देखा नहीं जलकियानी के दौर में कोई आर्मी का ऑफिसर है, फॉर इंस्टेंस जैसे मेजर हो, कर्नल हो, उससे कोई अल्लाह ना करे को कत्ल हो जाता है, तो अगर वो 302 का केस जो उस पर चलेगा वो अंडर कोर्ट मार्शल तो नहीं चलेगा, वो तो प्राइवेट पाकिस्तान की जो अदालत होगी उसके नीचे चलेगा कि अंडर आर्मी एक्ट चलेगा? मेरा एक सवाल है, मुझे इस पर क्लियर कर दें आप। जी देखिए, अगर फौज के अंदर का वाकया है तो फौज के अंदर 302 के वाकयात हुए, उसमें सजा मिलती है। बाहर का वाकया अगर तो बाहर का वाकया होगा तो फिर ज्वाइंट सिस्टम चलता है, उसके ऊपर फिर फौज और सिविल इदारे मिलकर फैसला करते हैं कि उसको कहाँ लेके जाना है। लेकिन केस उसका अपनी जगह बरकरार रहेगा, उसको सजा मिलेगी। और इसमें आयशा जो है ना, ये ज्वाइंट सेशन में भी कोई इस तरह का इंतजाम किया जाए, कोई जो है ना ज्वाइंट इंक्वायरी यहाँ लगाई जा सके। अच्छा, प्रोग्राम खत्म करने से पहले जरा मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू की है वो टेकअप की जा सकती है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के हवाले से, कि आप रिव्यू करें प्लीज? रिव्यू तो बिल्कुल टेकअप किया, जैसे आर्टिकल 188 के नीचे आप फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हैज पावर, वो कल सुन ले, बेशक परसों सुन ले। अर्लियर ऑर्डर जो आपने दिया होता है सेम बेंच सुनता है, डिफरेंट बेंच नहीं होता। और वकील भी चेंज नहीं हो सकता, वही वकील होता है आपका। ये रिव्यू की कंडीशंस है। स्कोप बहुत कम होता है, रिव्यू तब अलाउ होता है जब बहुत बड़ी गलती, जो एरर एपरेंट ऑफ द रिकॉर्ड आप दिखाएं, फाश गलती जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो दिखाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिकॉल करती है, अदरवाइज नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती की इस्लाह करे, ने यहाँ गलती की है। बहरहाल आने वाले दिन बहुत अहम प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए लाने के बाद।